का पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। आई होप आपको सही लगे ये। तो सबसे पहले हमारा मैं आपको सिलेबस वैसे भी मैंने शेयर कर दिया है। तो अभी जो हमने फॉरेस्ट के बारे में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, अब उसके आगे हम धीरे धीरे देखेंगे। हमने आप देख सकते हो सिलेबस में कहाँ तक हमने कंप्लीट किया। कंपोनेंट एंड इन्वायरमेंट हो चुका है। मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, अभी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे, लाइक हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट मूवमेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छा लगे। ठीक है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन कॉज, ऑब्वियसली जो कोई भी बिजनेस है, लाइक इट कैन बी एन इंडस्ट्री, इट कैन बी अ फर्म, तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है, हमारा स्लग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, कहीं कहीं से बहुत हेल्थ हैज़ार्ड गैसियस सब्सटेंस निकलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा पॉल्यूशंस होता है। तो अब हम देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है। जो मतलब बिज़नेस क्या क्या कॉज करते हैं। तो पहला एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल डिग्रेडेशन है, क्योंकि जब हम सॉइल्स में जो वो सारी, जब बारिश होती है, एसिड रेन होता है, तो उस वाटर में जो लेडन होते हैं, जो हमारे जो गैसियस सब्सटेंस होते हैं, जो इन्वायरमेंट में घुले हुए हैं, वो बारिश की वजह से मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इससे हार्म होता है। तो इसमें क्या कहता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वेस्ट जनरेशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, रिसोर्सेज डिप्लेशन होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। देयरफॉर मॉडर्न बिजनेस मस्ट अडॉप्ट इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। देखो, तो आप इसका नाम हमने देखा था, इन्वायरमेंट साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वी हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर। तो यहाँ पे इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं दैट व्हाट आर द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन द इन्वायरमेंट, पीपल, लैंड, कोई भी रिसोर्स, फॉरेस्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो मॉडर्न बिजनेस they must should adopt those things which are environmentally responsible and sustainable practices they have to practice. Importance of environmental management in business. So अब बिजनेस में environmental management का क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको देख लेते हैं। environmental management help organization to, सबसे पहला रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट। अगर चीज़ों को प्रॉपरली यूटिलाइज़ की जाए, बिना किसी इशू के सही तरीके से यूज़ की जाए, तो ऑब्वियसली है हमारे जो रिसोर्सेज उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा। सेकंड, कंजर्व रिसोर्सेज जो है हमारे, बहुत जगह आप देखते होंगे कि कुछ चीज़ें वो पड़ी हुई है, उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर, जिसकी वजह से रस्टिंग हो जा रही है, आयरन और हुआ या कुछ ऐसे सब्सटेंस हुए, तो उनका जो है कंजर्व करना हमें रिसोर्सेज को, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमने पढ़ा है ना बचपन में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसी तरीके से है यहाँ पे कि रिसोर्सेज क्या होती है हमारे पास, बिल्कुल लिमिटेड है। ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, ट्रीज़ है लिमिटेड, पेट्रोलियम, आयरन और कोल, ये सब लिमिटेड है। ठीक है। रिड्यूस वेस्ट, इससे क्या होगा, जो वेस्ट है वो रिड्यूस होगा। कंपाइल विथ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, जो अगर इन्वायरमेंट में जो रेगुलेशंस हैं जो बेटर है इन्वायरमेंट के लिए, उससे हम रिलेटेड रहेंगे। इम्प्रूव कॉर्पोरेट इमेज इम्प्रूव होगा, जिसको आप CSR भी बोल सकते हो। इम्प्रूव मीट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, रिड्यूस इन्वायरमेंटल रिस्क, डेवलप सस्टेनेबल प्रोडक्ट, इम्प्रूव लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट से अगर हम कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ले रही है तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इट मस्ट बी हैव अ लिमिटेड। ओके। तो उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ऐसी तो बात है नहीं कि आज कोई इंडस्ट्री चली है कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी, तो उसके लिए क्या कि ये कंटिन्यू चलता रहे और हमारे सोसाइटी को, नेचर को, इकोसिस्टम को हार्म ना हो, इसलिए ये सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। आपको यहाँ तक आई होप समझ रहे होगे। सो अब इसमें से तो हमने ये कर लिया इम्प्रूव कॉर्पोरेट इमेज, जिसके बारे में CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये प्रैक्टिसेस करनी होगी। अब देख लेते हैं हम सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। आप इसको चाहे तो
इस तरीके से डायग्राम फॉर्म में बना सकते हो या फिर पॉइंट वाइज भी एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। अगर पॉइंट वाइज लिख दो, जैसे एटमॉस्फेयर के बारे में लिख दिया तो थोड़ा उसको और एलाबोरेट फॉर्म में लिख दिया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का आ रहा है सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो वो आपका किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा थोड़ा मतलब बड़े फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वो 16 मार्क्स में आप लिख सकते हो, यही 5 मार्क्स को। कभी कभी मन में क्वेरी होती है ना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 16 मार्क्स में कैसे लिखे, तो उसको आप थोड़ा इलेबोरेट फॉर्म में, समझाने के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला एटमॉस्फेयर का आता है गैसियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनो डाइऑक्साइड, वेपर्स, प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम ऑन अर्थ। आपको पता है ना कि जो एक गैसेस सब्सटेंस है लाइक ओजोन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा बचपन में भी, और न्यूज़ में भी बहुत बार सुनते होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, अर्थ को बचाए रखती है। इस एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक इन्वेलप की तरह काम करता है। दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर, जिसमें पानी है, जो भी तरीके का लैक है, पॉन्ड है, ये मैंने पिछले में भी आपको समझाया था, पर ये आपका टॉपिक आ रहा है तो मुझे फिर से समझाना है आपको। तो अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, ये सारा आता है। इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन इकोसिस्टम। देखो पानी के बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे इसेंशियल बताया गया। लिथोस्फीयर आउटर लेयर ऑफ अर्थ है, इंक्लूडिंग रॉक है, मिनरल है, टोपोग्राफी है। फोर्थ है लाइफ, बायोस्फीयर, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सोशो कल्चर में कोई भी बिल्डिंग है, कल्चर है हमारा, पॉलिटिक है, टेक्नोलॉजी है। सो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, ह्यूमन बींग एंड इन्वायरमेंट हैव म्यूचुअल इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। आप इसको म्यूचुअल भी बोल सकते हो या एक दूसरे में बुना हुआ है। मैन है तो इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के लिए, मैन के लिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर रही है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट इस तरीके से जो वो सर्वाइव कर रही है, तो एक दूसरे से दोनों डिपेंड करते हैं। अगर क्योंकि इन्वायरमेंट में देखो सभी चीज़ें होती है, एनिमल भी है, प्लांट है। आपने फूड वेब के भी बारे में पढ़ा होगा, तो कैसे सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ह्यूमन ऑब्टेन फूड, वाटर, एनर्जी, मिनरल, अदर रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर। हम ह्यूमन है, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सभी चीज़ें हम किससे लेते हैं, नेचर से लेते हैं। अपना खाना, पहनना, कुछ भी कहीं जाना है, ट्रैवल, टूरिज़्म, सभी चीज़ के लिए हम नेचर पे बहुत डिपेंड है, ठीक है। वाटर के लिए भी हम नेचर पे डिपेंड है, गैसेस के लिए भी हम डिपेंडेंट है। एट द सेम टाइम ह्यूमन एक्टिविटी इन्फ्लुएंस इन्वामेंटल कंडीशन। इन सब से इन्वामेंटल कंडीशन को जो ह्यूमन बीइंग है वह अफेक्ट करते हैं। जो हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या फिर वो किसी भी फॉर्म में हम रिवर में डिकम्पोज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वामेंटल कंडीशन को हैम्पर कर रही है। ट्रेडिशनल रिलेशन क्या था, हिस्टोरिकली ह्यूमन सोसाइटी डिपेंड हेवनली ऑन नेचर, जनरली यूज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू लोकल अवेलेबिलिटी। पहले क्या होता था कि हमारे पास जो था उसी में हम काम कर लेते थे। जैसे आपने ट्राइबल्स को देखा होगा, या वो पॉपुलेशन ऑफ हमारी कंट्री जो ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज उससे सराउंडेड है, ठीक है। तो सब पहले यही होता था कि कम्प्लीटली हम जो आसपास के रिसोर्सेज थे उस पर डिपेंड थे। बट अब क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, तो बहुत हद तक हम उससे थोड़ा हटते जा रहे हैं। मॉडर्न रिलेशनशिप अब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया है, तो जो ह्यूमन की कैपेसिटी है एक्सप्लॉइटेशन करने का नेचुरल रिसोर्सेज को, ये ज़्यादा हो गया। अब भाई देखो पहले क्या होता था कि लोग कुल्हाड़ी से या जो उनके पास छोटे मोटे होते थे इक्विपमेंट, उससे पेड़ काटा करते थे। अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि घंटे भर में वो हज़ारों पेड़ काट सकते हैं, घंटे भर में वो बहुत से एनिमल्स को हार्म कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, अभी सभी को घर चाहिए, सभी को ये बेड चाहिए, लकड़ी का चाहिए प्रॉपर, सभी को चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं आई है ना, हमारे पास तो पैसे भी अच्छे खासे आ गए। पहले एक घर में एक की इनकम होती थी, अभी क्या हो रहा है, एक घर में 4 हैं तो चारों जॉब कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया कि हमारे पास डिस्क्रिशनरी इनकम भी ज़्यादा, और हमारे पास इतना है कि हर लोग अपने लिए घर ले सकते, बट रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, अर्बनाइजेशन मतलब बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन गए हैं, हर जगह रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट बन चुका है, माइनिंग है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब उस लैंड के बारे में सोच नहीं रहे, कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है।
हर जगह आप देख रहे होगे, पहले आप अपने नेटिव प्लेस पे जाते होगे तो पेड़ होते थे, अब वैसा नहीं रहा। आसपास में भी आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आप बहुत किसी मतलब ऐसी जगह जाओ जहाँ एग्रीकल्चर हो, तो उस जगह पे आप देख रहे हो अपार्टमेंट्स बन गए हैं, फ्लैट बन रहे हैं, कोई अपना घर बना रहा है। तो और हर चीज़ का क्या हो गया, एक्सेसिव कंजम्पशन हो गया था। जहाँ पे कम में काम होता था, अब क्या हो गया भाई कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है दैट ह्यूमन आर गोइंग टू यूटिलाइज, नॉट ओनली यूटिलाइज, देर ओवर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज। सो नीड फॉर बैलेंस, हमें इसको बैलेंस रखना होगा, इसलिए ये सब्जेक्ट्स आपके करिकुलम में आए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस समझ में आए, आप इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसको रेकलेसली यूज़ ना करो, आप सस्टेनेबल वे में यूज़ करो, क्योंकि आप ही में से कोई आगे चल के CEO बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा। तो आप सबको इस सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। नीड फॉर बैलेंस, डेवलपमेंट शुड नॉट ओनली अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन, द ऑब्जेक्टिव शुड टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप खूब ज़्यादा अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन करो रिसोर्सेज को। भाई हर इंडिविजुअल अपना एक फ्लैट ले रहा है, अपार्टमेंट ले रहा है, घर ले रहा है, गाड़ियाँ ले रहा है, रिसोर्सेज ले रहा है, लाइक फ्रिज ले रहा है, अलमीरा बनवाए जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीज़ें नेचर से आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है डेवलपमेंट का मतलब कि बस डेवलपमेंट में आप अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। या इंडस्ट्रीज़, कंपनी कोई भी कर रहे हैं, तो इसके बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए हमारा बैलेंस? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। दिस अप्रोच फॉर्म मस्ट द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलप। अब ये जो हमारा जो बार बार आ रहा है सस्टेनेबल मैं बोल रही हूँ वर्ड, और इस सब्जेक्ट का भी नाम है इन्वायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये बेस बनाता है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन कौन बेस बनाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस बनाता है, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो मैंने इसको फिर से एक डायग्राम के फॉर्म में बताना चाहा है। नीड फॉर बैलेंस, वाई वी नीड फॉर बैलेंस, जस्ट बिकॉज डेवलपमेंट शुड नॉट अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन, द ऑब्जेक्टिव शुड एस्टैब्लिश अ बैलेंस। अब किसके बीच में बैलेंस बनाना है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में बनाना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बेस के में बनाना है, सोशल वेलफेयर में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा क्या है? ग्रोथ है, प्रोडक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट है, वेल्थ क्रिएशन है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या आएगा? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाई बिकॉज वी आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन दैम। पोल्यूशन कंट्रोल, ये हमारे को भी बहुत सारी डिजीज़ आ रहा है भाई। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक बैलेंस, सोशल वेलफेयर में इक्विटी, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी रिडक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इन सब को मिला करके जो हमारा क्या सस्टेनेबल वर्ड बना, कि इन तीनों के बैलेंस को जब हम करते हैं तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। अगर अभी सारे लोग सारा कुछ ख़त्म कर दें तो बाद में क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन को तो बहुत कुछ सफ़र करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका गोल क्या है? अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एंश्योर अ बेटर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। तो ये तो बिल्कुल आप प्रॉपर से याद कर लेना सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है। अब हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल इन्वायरमेंटल मूवमेंट। क्या क्या इन्वायरमेंटल मूवमेंट है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि अभी हम इन्वायरमेंट साइंस के बारे में जान रहे हैं, ये है कि हमारे करिकुलम में आ गया, पर उससे पहले भी लोग अवेयर थे व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, देयर इम्पॉर्टेंस, कैसे वो हमारे को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हिस्टोरिकल environmental movement have played an important role in creating public awareness, influence environmental policies। जो हमारी environmental policies है भाई वो कैसे बना? क्योंकि भाई लोग उसमें इन्वॉल्व होने लगे, पब्लिक अवेयरनेस हुआ। इन ये मूवमेंट से बेसिकली क्या हुआ ना कि पब्लिक में अवेयरनेस आई, ठीक है, फिर पॉलिसीज़ बनने लगे, फिर उनका इम्प्लीमेंट होने लगा। तो सबसे पहले हमारा मूवमेंट है चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट बिगन इन हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया इन 1970। लोकल कम्युनिटी particularly women protest against commercial tree cutting by embarrassing trees। इससे आपने देखा होगा चिपकू मूवमेंट के बारे में, आई थिंक आप अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। तो ये 1970s में आए हिमालय रीजन में, जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज़ काटी जा रही थी। तो फीमेल मतलब सभी लोग कॉन्ट्रीब्यूटेड है, पर यहाँ पे जो वुमेन जो थी वो सोसाइटी की, तो उन्होंने
ट्रीज़ को हक करके ये मूवमेंट स्टार्ट किया कि इन ट्रीज़ को हमें बचाना है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन था, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन था, क्योंकि वहाँ के लोग ये जान चुके थे कि हमें सर्वाइव करना है तो वी नीड आर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एज अ रिसोर्सेज वी नीड देम। तो प्रोटेक्शन ऑफ लोकल लाइवलीहुड, भाई जलाने की लकड़ियाँ कहाँ से लाते थे, वो ट्रीज से ही लाते थे, उसकी सूखी ट्रीज। फिर कुछ फ्रूट्स वहाँ पे अवेलेबल होते थे, जो एनिमल्स थे वहाँ पे उनसे भी मतलब उनको बेनिफिट होता था, एनिमल्स उनको उनसे पूरा वेब सिस्टम चलता था। अवेयरनेस अबाउट डिफॉरेस्टेशन, लोगों को बताना कि ये पेड़ कटने से ऐसा नहीं कि बहुत पैसे मिलेंगे, हमारे लिए लॉस ही होगा। साइलेंट मूवमेंट वैल्यू, ये दूसरा है हमारा साइलेंट वैली मूवमेंट। इसमें भी आप इसमें चाहे तो आप ऑथर्स के नाम भी डाल सकते हो, किन्होंने किया है, किस किस लोगों ने किया है ये हमारा मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट जो है किसने किया है, इसका नाम डाल सकते हो आप, चिपकू मूवमेंट का भी डाल सकते हो। द साइलेंट वैली मूवमेंट इन केरला opposed a proposed hydroelectric project that threatened the tropic rain फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसका इंपॉर्टेंस क्या था, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंट डिसीजन मेकिंग। देखो क्या होता है, जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनता है किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में या कोई भी ऐसे डेस्टिनेशन में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे जो विलेज होते हैं, वहाँ की जो वेजिटेशन होती है उसको हैम्पर होता है, फिर उसके बाद ट्रीज़ को भी प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि उस मूवमेंट को रोकना शुरू किया। साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ से चला था, साइलेंट वैली मूवमेंट चला था केरला में, और चिपकू मूवमेंट कहाँ से चला था, हिमालयन रीजन में। ये सब बातें प्रॉपर तरीके से याद रखना, कौन सी मूवमेंट कहाँ चली थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन, दिस मूवमेंट रेज कंसर्न रिगार्डिंग लार्ज डैम इन नर्मदा वैली, पर्टिकुलरली देयर सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। इसमें क्या होता है कि जब डैम बनता है, डैम बनेगा तो भी है कि डैम में तो मतलब कितने सारे विलेजेस हटा दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ट्री कटिंग होती है, जो बायोडाइवर्सिटी है हमारा उसको बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने डैम बनाने से नर्मदा वैली में रोका उन्होंने, क्योंकि ये उनको उससे इश्यू होगा, प्रॉब्लम्स होगी। फिर लोगों को क्या होता है, मतलब कितने सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह उनको बसाया जाता है, फॉरेस्ट पे इम्पैक्ट होता है, इवन लॉस होता है फॉरेस्ट का। लोग अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं क्योंकि वहाँ से आसपास के बहुत से एरिया से लोगों को हटा दिया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट, भाई ये मूवमेंट क्यों है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, इनकरेज कम्युनिकेटिव पार्टिसिपेशन है, प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज है। गवर्नमेंट जो है उससे पॉलिसीज़ बनाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं। प्रमोट इन्वायरमेंटल जस्टिस, इनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हमारा आता है एक टॉपिक जो है हमारा कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। मैंने आपको पहले वाली पीपीटी में बताया था क्यों ज़रूरी है, किस लिए होता है, क्या है। सस्टेनेबल मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट मीट्स प्रेजेंट नीड वाइल मेंटेनिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। ठीक है, द कंसेप्ट इम्फेसिस लॉन्ग टर्म बैलेंस बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये एक तरीके का पता है, समझ सकते हो कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच का एक बैलेंस बनाना है, क्योंकि हमारे पास दोनों रिसोर्सेज रिन्यूएबल भी है, नॉन रिन्यूएबल भी है। अगर रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी तो फिर जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। इवन स्टिल वी आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ इश्यूज़। 3 पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, जिसमें आता है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आता है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक विएबल एक्टिविटी दैट कैन कंटिन्यू ओवर द लॉन्ग टर्म। सोशल सस्टेनेबिलिटी में आता है इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, इक्विटी, हेल्थ, एजुकेशन, यानी इन तीनों चीज़ों का एक पिलर माना गया। यानी अगर आपको सस्टेनेबिलिटी का देखना है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट का भी सस्टेनेबिलिटी देखना होगा। दूसरा बात हमारा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी देखना होगा रिसोर्सेज के बारे में, क्योंकि वेल्थ भी हमारा एक रिसोर्सेज है। ठीक है, सोशल सस्टेनेबिलिटी में सोशल जस्टिस होना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, सब का एक सारा का एक सीक्वेंस समझ सकते हो, सीक्वेंस है
जो एक साथ फ्लो करेगा, यानी इन तीनों का नर्चरिंग ही सस्टेनेबिलिटी कह सकते हो आप। इन तीनों को प्रॉपर बैलेंस करना ही सस्टेनेबिलिटी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट बैलेंस इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक को भी बैलेंस करे, सोशल को भी बैलेंस करे, एंड हमारे इन्वायरमेंट को भी बैलेंस करे। अगर इसी में इस वीडियो में किसी को कोई इशू है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी आपकी ये जो